वो ये समझना चाह रहे हैं कल से कि प्रमोद त्यागी जी क्या बन गए। उसमें लिखा है कि किसी भी हद तक जा सकते हैं वकीलों के मान सम्मान के लिए प्रमोद त्यागी। मेरे शरीर पे 90 चोटें आई, 90। मेडिकल है गवर्नमेंट हॉस्पिटल का। सीओ साहब लाठी मारते रहे और मैं लाठी खाता रहा। सब अधिवक्ता चले गए वहां से, मैं अकेला। अध्यक्ष जी, ये जीत आपके लिए क्या मायने रखती है? अब नया कार्यकाल आपका शुरू हो रहा है 10वीं बार जी। क्या नई चीजें मिलेगी? अधिवक्ताओं को क्या सरप्राइज मिलने वाला है इस बार के कार्यकाल में? ये बुलंदियों पर पहुंचना कोई कमाल नहीं है जी। बुलंदियों पर ठहरना कमाल होता है। तो बार का अध्यक्ष की एक संख्या बढ़ने की बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो प्यार और सम्मान मुझे मिला वो बड़ी बात है। नए अधिवक्ताओं की आपने बात की है। हर वर्ष देखा जाता है कि चैम्बर को लेकर बड़ी चीजें सामने आती हैं। आपने क्या योजना बनाई है? किस तरह से आपके कार्यकाल में नए अधिवक्ताओं के लिए चैम्बर लेना आसान होगा? पूरी जमीन सरकारी है। कलेक्टर साहब के ऑफिस के सामने सरकारी जमीन पर पक्के चैम्बर बनवा देना। जी। समय समय पे हम देखते हैं कि आप लोगों की नोक-झोंक हो जाती है कई बार प्रशासन के लोगों से, तो उस समय बड़ी अहम भूमिका रहती है कि अध्यक्ष क्या निर्णय लेगा। सारे वकील इंतजार करते हैं कि हमारे पक्ष में निर्णय होगा या समझौते वाली बात होगी। राजनीति में आने का निर्णय क्यों लेना पड़ा प्रमोद त्यागी को? इस तरह का चुनाव रहा आपका, हार का सामना भी करना पड़ा। भाई अभी तक तो जो इतने चुनाव लड़े सब में आ रहा हूँ मैं एमएलए के। तो आपके बारे में कहा जाता है कि समाजवादी पार्टी में प्रमोद त्यागी जी को कादिर राणा का हमदर्द माना जाता है, मौजूदा सांसद से नहीं बनती है। आपके जो मौजूदा जिला अध्यक्ष हैं, हाँ, वो समय समय पे आपके प्रति उनके जो जुबान है वो कुछ अलग ही निकालती है। मैंने भी कभी कुछ कहा उनके बारे में? जी, बताओ। क्या कहना चाहोगे? वो समय नहीं, हमारे वो प्रिय हमारे पुत्रवत है। समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष के रूप में सबसे बड़ा कार्य आप क्या मानते हैं, क्या उपलब्धि मानते हैं? क्या आपके अध्यक्ष रहते हुए पार्टी ने कोई बड़ी उपलब्धि हासिल की हो जाए? तो क्या आप फिर पत्रकारों को ऐसे ही बंद करा दोगे? समाजवादी पार्टी में आप अपना भविष्य क्या देखते हैं? आप अपने जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या मानते हैं? कभी जीवन में कोई ऐसा निर्णय लेना पड़ा है आपको कि पछतावा हुआ हो? वो माहौल बारे का ऐसा था, मैं खतौली से विधायक बनता, और मैं अगर विधायक बनता तो कैबिनेट मिनिस्टर मैं बनता। तो फिर बातें आती हैं कि जी इसके पीछे का संघर्ष तो किसी ने जाना ही नहीं, सब कह रहे हैं कि एकदम से उपलब्धि हासिल। स्वागत है एक बार फिर से सभी दर्शकों का सचनामा न्यूज में। आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं प्रमोद त्यागी जी, जो बार संघ का चुनाव जीते हैं। आज हम इनका इंटरव्यू करेंगे और बेहद महत्वपूर्ण ये इंटरव्यू होने वाला है। 3 हिस्सों में ये इंटरव्यू होगा। पहले हम इनके बार संघ के चुनाव के, फिर हम इनके राजनीतिक सफर के बारे में जानेंगे, और तीसरी और जो आखिरी होगा वो इनके जीवन के बारे में चर्चा होगी। तो प्रमोद त्यागी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं आपको सचनामा न्यूज की टीम। बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए भी आपको। तो त्यागी जी, सबसे पहला सवाल तो हमारा यही है, बार संघ का जो चुनाव होता है, आम भाषा में जो ग्रामीण इलाकों के लोग होते हैं वो ये समझना चाह रहे हैं कल से कि प्रमोद त्यागी जी क्या बन गए। गांव के लोगों को भी पूरी जानकारी इसकी है नहीं और वो समझना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो आम भाषा में जो आपके चाहने वाले ग्रामीण इलाकों में लोग हैं उनके बारे में हम आपसे समझना चाहेंगे कि आप कैसे उन्हें बिल्कुल आसान भाषा में बताना चाहेंगे इस उपलब्धि के बारे में, जीत के बारे में। ये उपलब्धि क्या है? ये तो हम वकीलों, अपनी एक संस्था होती है उनकी, जिसके वकील मेंबर होते हैं, उस संस्था को उस वकीलों के वकालत करने के तरीके का तय करने का अधिकार होता है। उसका प्रतिनिधित्व है 1 साल के लिए अध्यक्ष के रूप में, और अध्यक्ष कोई कोतवाल नहीं होता अधिवक्ताओं का, वो उनके संरक्षक होते हैं, उनके हितों की रक्षा करने की। यानी कि जो हमारा वकील समुदाय है, वो चाहे न्यायपालिका हो, चाहे कार्यपालिका हो, चाहे पुलिस हो, चाहे जनता के प्रशासन के कोई लोग हों, वहाँ अगर कोई वकील के साथ समस्या है तो उसके निदान के लिए, निराकरण के लिए बार के अध्यक्ष और महासचिव का काम है। ये सही है कि न्यायपालिका में राजनीतिक व्यक्ति का भी कोई हस्तक्षेप नहीं होता। हस्तक्षेप मुकदमे तय करने में तो बार का भी नहीं होता, लेकिन वहाँ की व्यवस्था, वहाँ की कोई परेशानी हो, इन सब में बार के अध्यक्ष और महासचिव अपना सहयोग दे सकते हैं। जी, तो अध्यक्ष जी, सबसे पहले ये हम समझना चाहेंगे, 10वीं बार आपने ये उपलब्धि हासिल की है, बीच में हालांकि गैप भी रहा है।
और इसकी बड़ी चर्चा है। वकीलों के चहेते आप माने जा रहे हैं इस उपलब्धि के बाद। तो ऐसी क्या वो चीजें हैं, क्या आपने अपने जीवन में वकीलों के लिए किया है? हमने खबरों में देखा, इस तरह की बातें छपी हैं कि वकीलों के सम्मान में प्रमोद त्यागी मैदान में, इस तरह की चीजें। और एक चैनल, एक अखबार में मैंने आज सुबह पढ़ा है, उसमें लिखा है कि किसी भी हद तक जा सकते हैं वकीलों के मान सम्मान के लिए प्रमोद त्यागी, और उसी का ये परिणाम है जी। देखिए, मैं कोई असाधारण आदमी नहीं हूँ, बिल्कुल साधारण वकील हूँ। एक तो मैं कभी जाति धर्म के चक्कर में नहीं आया। कोई धर्म हो, कोई जाति हो, बहुत से लोग जाति और धर्म को प्राथमिकता देते हैं, वो तंग दिल होते हैं। मैंने 7 सितंबर 1994 में अधिवक्ताओं की उस वक्त के जिला जज से कुछ विवाद था। उस वक्त के बार के जनरल सेक्रेटरी के साथ न्यायकर्मियों ने मारपीट कर दी थी। उस पर पूरे जनपद के अधिवक्ता रोष में आए, उनका बड़ा हाउस हुआ, उन्होंने मुझे कन्वीनर बनाया। मैं कोई अध्यक्ष नहीं था, महासचिव नहीं था, लेकिन या तो मेरी क्षमता पे, मेरे संघर्ष की क्षमता पे, और उसके बाद जो हमने संघर्ष किया तो मेरे पे भारी लाठीचार्ज हुआ। मेरे शरीर पे 90 चोटें आई, 90। मेडिकल है गवर्नमेंट हॉस्पिटल का। तो और मेरा कोई स्वार्थ नहीं था। तो अधिवक्ताओं को ये महसूस हुआ कि आदमी जब अधिवक्ताओं के सम्मान में लाठी खा सकता है। सीओ साहब लाठी मारते रहे और मैं लाठी खाता रहा। सब अधिवक्ता चले गए वहां से, मैं अकेला। मैंने कहा मैं सही बात पे हूँ, और उसका नतीजा हुआ कि उसी साल 1995 में मुझको लोगों ने जबरदस्ती खड़ा करके अध्यक्ष बनाया। उसके बाद कई नई परंपराएं हैं। एक मैं आपको ऐसी बात बता दूं कि ये फख्र मुजफ्फरनगर बार को है। 1995 में जब मैं अध्यक्ष था तो एक अधिवक्ता की हत्या हो गई थी। मैं नाम नहीं बताऊंगा। मैं उनके घर पे गया, मेरे साथ मेरे महासचिव थे उस वक्त, राज बहादुर सिंह, वो मेरे साथ थे। तो अधिवक्ता के आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय थी। तो मैंने कहा ये हालात क्या है ना जी, खाने की भी दिक्कत है। तो मैंने महसूस किया कि अधिवक्ता का तो कोई भविष्य नहीं है। अगर किसी की वकालत नहीं चल रही और वो इस प्रोफेशन में है तो क्या करेगा, घर से भी उसको सहयोग नहीं है। तो मैंने सोच के जिला जज से बात की और मैंने एक सब टिकट चलवाया जो वकालतनामे पर लगता था। और पूरे भारतवर्ष में मुजफ्फरनगर बार को श्रेय है। आज तो सारे देश की बार में अपना फंड है जी, टिकट है वकालतनामे पे। उसकी अब कीमत भी बढ़ गई। जब तो हमने 7 रुपए का चलाया था, अब तो शायद 400 या कितने का है। तो आज वकील बीमार होता है तो उसका मदद करते हैं, वकील की डेथ होती है तो उसके घर 1 लाख रुपए भिजवाते हैं। तो ये श्रेय पूरे भारतवर्ष में मुजफ्फरनगर बार को है, और उसका थोड़ा प्रतिनिधि को नाते वो मेरे दिमाग की उपज थी। तो ये मुजफ्फरनगर बार को श्रेय है। अधिवक्ता लोग उसको ध्यान रखते हैं, इसलिए भी मेरे से प्यार करते हैं। अध्यक्ष जी, ये जीत आपके लिए क्या मायने रखती है? देखिए, जीत तो हमेशा सबको अच्छी लगती है। मैं भी सामान्य व्यक्ति हूँ, जीतना किसे बुरा लगता है। मायने की जहां तक बात है, मैं 9 बार अध्यक्ष था, 10वीं बार बन गया। बार का अध्यक्ष की एक संख्या बढ़ने की बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो प्यार और सम्मान मुझे मिला वो बड़ी बात है। कि लोग, क्योंकि एक हमारे जिले के एक शायर ने एक शेर लिखी है कि बुलंदियों पर पहुंचना कोई कमाल नहीं है जी, बुलंदियों पर ठहरना कमाल होता है। तो पढ़े लिखों का, वो भी अधिवक्ताओं का जो डबल ग्रेजुएट है, मिनिमम क्वालिफिकेशन, उनका 10वीं बार प्रतिनिधित्व करने का मौका मिले, ये बहुत सम्मान की बात है जी। और मैं इसमें सम्मान अनुभव कर रहा हूँ खुशी के साथ साथ। और ये भी विश्वास करता हूँ कि मैं प्रयत्न करूंगा कि अपने अधिवक्ता साथियों के विश्वास को टूटने न दूं। तो जिस तरह की ये बातें आ रही हैं कि प्रमोद त्यागी वकीलों के सम्मान में किसी भी हद तक जा सकते हैं, क्या इसमें कितनी सच्चाई है? किस तरह से आप लड़ाई लड़ोगे अब, क्योंकि आप पे एक बड़ी जिम्मेदारी है? देखिए, ये बात तो मेरे अधिवक्ता साथी बता सकते हैं, मैं खुद कहूं, लेकिन मैं एक बात कह सकता हूं, मुजफ्फरनगर बार अपनी अकेली बार है जहां हम नए वकीलों को किताबें देते थे। मुजफ्फरनगर बार अपनी अकेली बार है जो बगैर किसी अधिवक्ता से एक नया पैसा लिए, हमने इतने बड़े हॉल, इतनी बड़ी लाइब्रेरी, पूरे वकीलों को फ्री बिजली हम देते हैं, जनरेटर लगवाया,
सौर ऊर्जा लगवाई, लिफ्ट किसी जिला बार में नहीं मिलेगी, मुजफ्फरनगर बार में है। पक्के चैम्बर सब बनवाए मैंने, लिफ्ट मैंने लगवाई, सौर पैनल मैंने लगवाया, सबको फ्री बिजली मैंने कराई, 25 एसी हैं बार में, सब मैंने लगवाए। एक भी और प्रतिनिधि ने कोई काम नहीं कराया। ये भी अधिवक्ता जानते हैं। बहुत प्रतिनिधि बढ़ना चाहते हैं, सबकी कोशिश होनी चाहिए, सब बनने चाहिए, लेकिन जो आपने सवाल किया कि आपको क्यों पसंद करते हैं, मैंने बिना किसी स्वार्थ के, बिना एक नया पैसा बार का खर्च किए हुए, और मैंने अगर बार के पैसे से जरा सा भी काम करा उसको कहीं पत्थर नहीं लगने दिया। जो पैसा मैं बाहर से लाया हूं उसके ऊपर जो मैंने काम कराए हैं उनमें तो जरूर जिनने पैसा दिया उसका पत्थर लगना था, तो स्वाभाविक रूप से मेरा भी लगेगा। तो मैंने कोशिश की है, हमारे से बढ़िया हॉल नहीं, हमारे से बढ़िया लाइब्रेरी नहीं, हमारे से बढ़िया चैम्बर्स नहीं है। कहीं चले जाओ पूरे उत्तर प्रदेश की सब जिला बारों में, कहीं 20-30 एसी नहीं मिलने के हॉल्स में, लाइब्रेरी में जी। और सौर पैनल है, जनरेटर अपने हैं, बिजली के एक नया पैसा हम वकीलों से नहीं लेते। कुल 5 रुपए चंदा है एक महीने का, अब शायद 10 रुपए हो गया, 10 रुपए महीना चंदा है। कहीं भी चले जाओ कि 25 है कि 50 है कि 100 रुपए है, हमारी सिविल बार में शायद 100 रुपए है, यहाँ 10 रुपए महीना है जी। और सारी चीजें 10 रुपए महीना में सारी चीजें फ्री दिलवा रहे हैं हम जी। तो क्या लगता है आपको प्रमोद त्यागी जी के ये तमाम जो बातें आपने बताई हैं ये कारण रहा है इस बार की जीत का, क्योंकि 10वीं बार एक बड़ी ऐतिहासिक जीत आपकी मानी जा रही है? हो सकता है, क्योंकि मैं जातिगत राजनीति तो करता नहीं हूँ कि मैं जाति के जोर में, धर्म के जोर में चुनाव लड़ जाऊंगा। अब ये लोगों ने प्यार किया होगा, हमारे बहुत अधिवक्ता साथी बैठे हैं, इन्हें बेहतर मालूम है, उन्हें प्यार रहा होगा मेरे काम पे, या मेरे से उन्हें विश्वास होगा कि अगर मुझे भी अपना प्रतिनिधि चुनेंगे तो मैं उन्हें निराश नहीं करूंगा। अब ये तो मतदाता है मेरे बता सकते हैं ना, अधिवक्ता साथी बता सकते हैं, मैं क्या बताऊं जी। उन्हें मेरे से अपेक्षा होंगी। तो अब नया कार्यकाल आपका शुरू हो रहा है 10वीं बार जी, क्या नई चीजें मिलेगी अधिवक्ताओं को? क्या सरप्राइज मिलने वाला है इस बार के कार्यकाल में? क्या योजना तैयार की है? देखिए मेरा प्रयास है, अभी हमारे पास एक जनरेटर है, और जब ये जनरेटर हमने खरीदा क्या, ये भी बाहर से लाया था मैं, ये भी बाहर के पैसे से नहीं खरीदा, बाहर से लाया था, लाया मैं ही था, लाया तो और कोई काम किया ही नहीं। मैं चैनल से क्या, ये हमारे साथी बैठे हैं। अभी पहली मेरी प्राथमिकता है कि एक और जनरेटर का मैं प्रबंध कराऊं जी, 9 लाख के करीब का आएगा वो। 2 जनरेटर हो जाएंगे तो जो बिजली नहीं आती गर्मियों में विशेष से, तो हमारे अधिवक्ताओं के चैम्बर से कम पंखा तो चल जाए। दूसरी बात, हमारा 1.5-2 लाख का बिल आने लगा था बिजली का, हरिंदर मलिक जी की सहायता से सौर ऊर्जा मैंने लगवाया तो 60,000 पे आ गया। एक और हमने कपिल सिब्बल जी से बात की हुई थी, हम करेंगे, एक सौर ऊर्जा और लग जावे तो निःशुल्क हो जाएगा। ये पैसा जो बचेगा ये हम वकीलों की बीमारी में, बहुत लोगों को कैंसर जैसी बीमारी हमारे अधिवक्ताओं को है, अभी उन्हें हम 50,000 दे पाए, 50,000 कुछ भी नहीं है, कम से कम 1 लाख रुपए उनकी बीमारी में हम देंगे, कुछ तो मदद होगी जी। तो ये हमारी योजना है, देखिए हम सफल हो जाए तो एक नए अधिवक्ताओं के चैम्बर्स की बात है। अब दूसरे कुछ ऐसी न्यायपालिका की चीजें हैं, मुझे प्रेस में नहीं मैं कह सकता, उसमें भी मैं कोशिश करूंगा कि हम नए अधिवक्ताओं को सम्मान मिले और उनकी कुछ आर्थिक मदद भी हो। नए अधिवक्ताओं की आपने बात की है, हर वर्ष देखा जाता है कि चैम्बर को लेकर बड़ी चीजें सामने आती हैं, आपने क्या योजना बनाई है? किस तरह से आपके कार्यकाल में नए अधिवक्ताओं के लिए चैम्बर लेना आसान होगा? देखिए मुझे फख्र हासिल है सेवा भाव से कि यहाँ 3 पड़े थे, और ये जमीन सरकारी है जी। कलेक्टर साहब के ऑफिस के सामने सरकारी जमीन पर पक्के चैम्बर बनवा देना जी, और ऊपर चैम्बर की परमिशन मैंने दी, उन्हीं डीएम से दी, अलग अलग डीएम रहे जी। और जितने चैम्बर नए बने हैं, हमसे पहले भी कुछ बहुत नामवर अधिवक्ता पदाधिकारी रहे हैं, जब वो चैम्बर दिलवाया करते थे, वो डालते थे छप्पर, तो रात को नाजिर सब उठवा के ले जाता जी। मेरे अध्यक्ष बनने के बाद 95 में ये जेएम कंपाउंड सब चैम्बर, उसके बाद चैम्बर पक्के नहीं बनने तब से शुरू हुए जी। उससे पहले चैम्बर मैं गिनवाऊं, कोई ऐसी बात नहीं, मैं किसी की कोई कमतर नहीं करना चाहता, लेकिन नए चैम्बर्स में हमारी कचहरी में आने से पहले तो
शायद 150 चैम्बर कुल थे, आज 600 से भी ज्यादा हैं। उनमें काफी श्रेय हम लोगों को। जी, समय समय पे हम देखते हैं कि आप लोगों की नोक-झोंक हो जाती है कई बार प्रशासन के लोगों से, तो उस समय बड़ी अहम भूमिका रहती है कि अध्यक्ष क्या निर्णय लेगा। सारे वकील इंतजार करते हैं कि हमारे पक्ष में निर्णय होगा या समझौते वाली बात होगी। उस समय बड़ा कठिन रहता देखिए, है। हमने अधिवक्ताओं के समझौते के साथ, सम्मान के साथ कभी समझौता नहीं किया। हमारी प्राथमिकता अपने अधिवक्ताओं का सम्मान है। हमारी प्राथमिकता न प्रशासनिक अधिकारी हैं, न न्यायिक अधिकारी हैं। मैं आपको बता दूं, मेरी 51 साल की वकालत है। मैंने 10वीं बार अध्यक्ष हो रहा है, महासचिव भी रहा हूं। मेरे टेन्योर में कभी मैंने कंटेम्प्ट नहीं चलने दी। जो चली है उसको बाइज्जत हाई कोर्ट से बरी करा के लाया हूं। बाबू श्याम सिंह में चली थी जब मैं सेक्रेटरी बनना, बिल्कुल नौजवान था, बहुत कम आयु थी, और बाद में चली। मैं किसी का नाम नहीं लेता, मैंने जबरदस्ती खत्म करा दी, प्यार से जजों के, क्योंकि एजे आते थे, एजे कोई अधिकार होता है बेंच पे भेजने का, तो एजे से अपनी बात रखी, मैंने मनवाई जी। वो अपनी हिकमत थी, लेकिन मैंने किसी पे कंटेम्प्ट नहीं चलने दी। जी, इस बार जब आप लोग चुनाव की तैयारी जोरों पे चल रही थी, तो हम लोग भी कचहरी में उपस्थित रहते हैं। तो जो चुनाव लड़ने वाले लोग थे, वो बड़ी-बड़ी एक ख्वाब एक तरह से कह सकते हैं वकीलों को दिखा रहे थे कि आपके लिए इस हद तक चले जाएंगे, ये कर देंगे, कभी कोई बात होगी तो ये निर्णय भी लेना पड़ सकता है। आपके कार्यकाल में चूंकि अब जिम्मेदारी आप पे है, तो क्या चीजें रहेगी? कई बार देखा, इस तरह की बातें भी आप लोगों ने बताई कि अभी जो कार्यकाल गया है, वकीलों पे मुकदमे तक लिखे गए हैं। तो इस तरह के उसमें क्या भूमिका भाई, प्रमोद त्यागी जी की रहने वाली आप है? हम इसी इलाके के रहने वाले हैं। एक यहाँ गांव में कहावत है, जी आजमाए हुए को क्या आजमाना। भाई, मैं जी तो 9 बार रह लिया, मेरा कार्यकाल मालूम है। जी। इस बार नई चीजें क्या सोच कर नई चीजें मैंने बताई है, जनरेटर की सुविधा कराएंगे, सौर ऊर्जा का एक और चैनल लगवाएंगे, जी और अधिवक्ताओं के हित की रक्षा की जाएगी। नए चैम्बर्स का भी प्रबंध किया जाएगा, और हो सकता है कुछ स्कीम हमारे दिमाग में अभी हम डिस्क्लोज कर दें, वो पूरी ना करा सके, जी, तो फिर बाद में थोड़ा वो सरप्राइज के रूप में देने वाले हैं। संभव है। तो त्यागी जी, ये तो आपके अधिवक्ता जो अभी आप चुनाव जीते हैं उसके बारे में बात हो गई। अब आपके राजनीतिक सफर के बारे में हम बात कर लेते हैं। राजनीति में आने का निर्णय क्यों लेना पड़ा प्रमोद त्यागी को? देखिए, मैं जिस घर में पैदा हुआ था, उस घर में राजनीति पहले थी। मेरे पिताजी 1948 में बिना इलेक्शन सर्वसम्मति से बुढ़ाने के चेयरमैन बने थे। फिर वो 10 साल डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन रहे, बुढ़ाने के कई बार चेयरमैन रहे। तो मैं बचपन से राजनीतिक बात सुनता आया था। अब मेरी शादी हुई तो मेरे ससुर एमएलए रहे बहुत बार, जी ससुराल भी राजनीतिक मिल गई, जी और मैं जब छात्र राजनीति में आया, डिग्री कॉलेज में आया, तो भी मैं चुनाव लड़े, वहाँ डीएवी कॉलेज का मैं अध्यक्ष रहा 71 में, 71 में। जी और मैंने राजनीतिक में मैं संघर्ष करता रहा। कम्युनिस्ट था मैं, कम्युनिस्ट लोग संघर्षशील होते ही हैं, मैं भी उन्हीं में शामिल हो गया। तो शुरू से ही समाजवादी पार्टी में थे आप? समाजवादी पार्टी तब कहाँ थी, तब संसोपा परसोपा थी राजनारायण जी की, जी वो, मैं कम्युनिस्ट था। उसके बाद 79 में 79 में मैं चौधरी चरण सिंह जी की पार्टी में आया, और तब से चौधरी चरण सिंह जी की पार्टी में हूँ। चाहे मुलायम सिंह जी हो, चाहे अजीत सिंह जी हो, मैंने पार्टी नहीं बदली। जी बचपन में कम्युनिस्ट था, मैच्योर हुआ, चरण सिंह जी की पार्टी में आ गया, और तब से चरण सिंह जी की पार्टी में हूँ। चाहे मुलायम सिंह जी हूँ, चाहे अजीत सिंह जी हूँ, जी। और जैसे समाजवादी बनी है, मैं समाजवादी में हूँ। समाजवादी से चुनाव भी आप लड़े हैं? हाँ, लड़ा हूँ। किस तरह का चुनाव रहा आपका? हार का सामना भी करना पड़ा? भाई, अभी तक तो जो इतने चुनाव लड़े सब में आ रहा हूँ मैं एमएलए के, तो जी अब देखो आगे मुझे मौका मिलेगा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुझे मौका देंगे, जिसकी मुझे काफी संभावना है, जी तो मैं चुनाव लड़ूंगा, और उस पर विश्वास है, साथ जीतूंगा भी। आपकी पार्टी में मुजफ्फरनगर में क्या लगता है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है? हाँ, बहुत बढ़िया पार्टी, हमारी नंबर 1 पार्टी है। जो एमएलए और भी जीते हुए हैं लोकदल के, वो भी हमारे सहयोग से जीते हुए हैं। जी। आपके बारे में कहा जाता है कि समाजवादी पार्टी में प्रमोद त्यागी जी को कादिर राणा का
हमदर्द माना जाता है, मौजूदा सांसद से नहीं बनती है। अरे नहीं, क्यों नहीं बनती मौजूदा। आज सबसे पहले 5 बजे अगर मेरे पास किसी का फोन आया बधाई का, तो हमारे सांसद हरिंदर मलिक जी का है, उसके बाद आया अखिलेश जी का भी और का भी। सबसे पहला फोन सुबह ही मुझे सोते ही हरिंदर मलिक जी के फोन ने उठाया जी। ऐसा कुछ नहीं। एक हरिंदर मलिक हमारे छोटे भाई हैं, हमारे नेता हैं जी। आपके जो मौजूदा जिला अध्यक्ष हैं, हाँ, वो समय समय पे आपके प्रति उनकी जो जुबान है वो कुछ अलग ही निकालती है। मैंने भी कभी कुछ कहा उनके बारे में? जी, तो क्या कहना चाहोगे? वो समय कुछ नहीं, हमारे वो प्रिय हमारे पुत्रवत है जी, हमारे अध्यक्ष हैं। लंबे समय तक उन्होंने आपके साथ में काम भी किया है। उनके पिताजी मेरे मित्र हैं, उनके वालिद मेरे दोस्त रहे हैं, हमारे पुत्रवत हैं। मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ, हमारे अध्यक्ष हैं जी। चुनाव लड़ने का अगर मौका पार्टी देती है तो कौन सी सीट है या पहले बुढ़ाना, वाली? केवल बुढ़ाना, केवल बुढ़ाना। इस बारे में कभी राष्ट्रीय अध्यक्ष से कोई चर्चा हुई है? बहुत बार हुई है। क्या आश्वासन मिलता है? अब ये तो तय करना उनका काम है, लेकिन मुझे विश्वास है मेरी मेहनत पे, मेरे समर्पण पे, मेरी विश्वसनीयता पे मुझे टिकट मिलेगा। उनका सम्मान है। हमारे राष्ट्रीय नेता, देश के इतने बड़े नेता हैं, 6 बजे मुझे फोन करके बधाई दी भारत का अध्यक्ष बनने पर, जी। तो कम बात है। समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष के रूप में सबसे बड़ा कार्य आप क्या मानते हैं, क्या उपलब्धि मानते हैं? क्या आपके अध्यक्ष रहते हुए पार्टी ने कोई बड़ी उपलब्धि हासिल की हो? 6 में से 4 एमएलए हमारे जीते जी, और फिर 5 कर दिए हमने अपने अध्यक्ष रहते हुए। केवल एक ही तो बीजेपी का रहा शहर का, वो अलग बात है, निर्णय अजीत सिंह जी ने वहां ले लिया, उसमें हमारे हाथ में कुछ नहीं था। जी, लेकिन 6 में से 5 एमएलए बीजेपी के खिलाफ जीते, जी, ये कम उपलब्धि है। और रही बात, जब मैं पहले अध्यक्ष रहा हूं 2 बार, तब भी हमारी सरकार बनी, जी, तभी एमएलए हमारे जीते। जी, अब रहा हूं तो अब 6 में से 5 हमारे जीते। जी, अगर इसे कम उपलब्धि मानते हो, जी। मैं क्या कह सकता हूँ। समाजवादी पार्टी में आप अपना भविष्य क्या देखते हैं अब आने वाले समय? देखिए, जब तक मैं जीवित हूँ, जी, जीवन तो परवरदिगार के हाथ में, जिंदगी मौत इंसान के हाथ में नहीं है, जी, तब तक मेरी इच्छा है कि मैं समाजवादी झंडे में रहूं। जी, मैंने आज तक अपने मकान से झंडा नहीं उतारा, अपनी गाड़ी से नहीं उतारा। जी, बहुत लोगों ने गाड़ी से झंडे उतारे, बहुत लोगों ने गाड़ियों से झंडे बदले, मैंने नहीं बदला, जी। मैंने नहीं बदला, और मुझे उम्मीद है कि आगे भी नहीं बदलूंगा। आप अपने जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या मानते हैं आज तक? मैं ऐसे घर में पैदा हुआ जहां सेवा भाव, सेकुलरिज्म, भाईचारा और गरीब और अमीर का सम्मान करने की भावना है। मेरे पिता ने मुझे ये शिक्षा दी, और मैं इसे अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि मानता हूँ कि मैं ऐसे पिता के यहाँ पैदा हुआ। कभी जीवन में कोई ऐसा निर्णय लेना पड़ा है आपको कि पछतावा हुआ हो, ये गलत निर्णय हो गया? ये तो इंसान के जीवन में आ जाते हैं। बहुत सी बार आदमी अच्छा सोच के निर्णय लेता है, वो निर्णय प्रतिकूल होता है। कोई ऐसी बात 1912 में 2012 में जी, मुलायम सिंह जी मुझे चुनाव लड़ाना चाहते थे। जी, बुढ़ाने का टिकट हमारे भतीजे नवाजी आलम को मिल गया था, मैं उस कारण पे नहीं जाता, जी, तो वे मुझे खतौली से लड़ाना चाहते थे। जी, और आइए, वे मुझे खतौली से लड़ाना चाहते थे, लेकिन मैंने बहुत बार, उन्होंने आखिरी मिनट तक उन्होंने कहा कि आप भाई पर्चा भरो खतौली से, तुम पर्चा भरो खतौली से तुम। जी, लेकिन मैंने कहा, फिर वो बोले अच्छा कोई बात नहीं, तुम अध्यक्ष हो, सरकार बनने जा रही है, और कोई बात नहीं। मैं अपनी भूल मानता हूँ। जी, वो माहौल बारे का ऐसा था, मैं खतौली से विधायक बनता, और मैं अगर विधायक बनता तो कैबिनेट मिनिस्टर मैं बनता। जी, ये नेताजी का मेरे प्रति स्नेह प्यार था, कैबिनेट मिनिस्टर मैं बनता। लेकिन मैंने खतौली से लड़ने के मैं निर्णय लिया, नेताजी के बहुत कुछ कहने के बाद भी। हमें मेरा गलत निर्णय था, मुझे लड़ना चाहिए था, जी। लेकिन सब उसकी इच्छा है, उसी तरह दिमाग बना दे वो। आपके जीवन के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। कुछ किस तरह का बचपन रहा है और किस तरह की चीजें जीवन में रही हैं? बहुत सारे लोग अगर किसी उपलब्धि पर पहुंच जाते हैं तो फिर बातें आती हैं कि जी इसके पीछे का संघर्ष तो किसी ने जाना ही नहीं, सब कह रहे हैं कि एकदम से उपलब्धि हासिल कर ली है। देखो, इस मामले में मैं परवरदिगार का एहसान मंद हूँ। मुझे अभाव में मैं कभी नहीं रहा,
मैं जैसे घर में पैदा हुआ हूँ, संपन्न घर था। पिताजी मेरे वहाँ के सबसे प्रतिष्ठित लोगों में से एक थे, तो मैं पढ़ते वक्त भी तब भी एक ऐसे परिवार का बच्चा माना गया कि भाई ये तो चेयरमैन साहब के बेटे हैं, ये हैं। तो थोड़ा सा मैं कभी अभाव में या कभी इस तरह के जीवन में नहीं रहा कि मैं कोई अभाव की बात करूं। हाँ, मुझे फंडेगर शहर में आने के बाद मैंने जो अपना राजनीतिक कैरियर बनाया है, ये तो उसमें सहयोग रहा कि मैं अपने पिता का उनका बेटा हूँ, उस घर से हूँ, लेकिन और सारी संघर्ष राजनीतिक अपनी जमीन तैयार करने में मेरा अपनी कोशिश रही, अपनी मेहनत रही। और दूसरी बात यह है कि हमने बचपन से ही देखा, हमारे घर में हमारे पिताजी के यहाँ कभी मजहब के आधार पर कोई फर्क नहीं हुआ, और कभी उन्होंने ये नहीं देखा कि कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन दलित है, कौन सवर्ण है, कौन पिछड़ा है। ये उनके बारे में वही संस्कार हमें मिले, हमारे बच्चों को भी वही संस्कार हैं। हम इसे हमारी कमी समझो, हमारी खूबी समझो। हमारे अंदर धार्मिक ना जाति है, दोनों नहीं है। सोचते भी नहीं, कभी दिमाग में भी नहीं आती ऐसी बात कि भाई अगर कोई पीड़ित है, कमजोर है, तो उसकी मदद करो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो सवर्ण हो, चाहे वो मुस्लिम हो। जी। तो ये मैं ये नहीं कहता मैं अभाव में बढ़ाऊं, अभाव में पढ़ाऊं, ये कहना तो उसकी परामर्शी होगी। मैंने तो कभी अभाव नहीं देखा। एक राजनेता, आप नेता भी हैं और फिर अब बार संघ के अध्यक्ष भी आप बन गए हैं। सबसे बड़ी मुश्किल क्या आती है किसी भी समस्या का समाधान कराने में, चाहे वो जनता से जुड़ी हो, राजनीतिक रूप से आपके, या वकीलों की कोई समस्या हो, परेशानी कहाँ आती है समाधान कराने? देखियो, अगर निर्णय लेने वाला निस्वार्थ है, जी। उसका अपना कोई स्वार्थ नहीं है, तो कोई समस्या नहीं आएगी। बड़ी बड़ी समस्याओं का निदान हो जाएगा। जी। बहुत बड़ी, मैं एक घटना सुनाऊं आपको, आप ही के संबंधित है। जी। कुछ पत्रकारों ने हमारी बार के खिलाफ लिख दिया, हमारे अधिवक्ता साथी बैठे, इन्हें मालूम भी होगा। मैं अध्यक्ष था, 2008 की बात है, 9 लिख दिया उन्होंने, और उन्होंने कुछ ज्यादा गलत कर दिया। हमारे अधिवक्ताओं ने पकड़ के ले आए जी। ऊपर बार में बंद कर दिया, और मुझे इत्तला, मैं वहां गया, मैंने खैर उनको छुड़वाया, उन्हें अपने पास बिठा दिया। ये प्रचार कर दिया हमारे कुछ प्रेस के साथियों ने कि हमने उनको कत्ल करके नहर में डाल दिया। मेरे पास उस वक्त के जिलाधिकारी का फोन आया, उनका मैं डीएम मुजफ्फरनगर नहीं बोल रहा, मैं आपका छोटा भाई बोल रहा हूँ। माँ बताओ भी, मैं मारा जाऊंगा, मैं बड़े भाई से प्रार्थना कर रहा हूँ, ये बताओ लाश कहाँ डाल दी, मैं किसकी? उनमें से एक पत्रकार अभी भी है जी। एक तो शायद छोड़ गया। मैं किसकी? वो दोनों पत्रकारों। मैं कैसी बात कर रही डीएम साहब? उन्होंने, मैं आपका छोटा भाई बोल रहा, मुझे बता दो आपका कोई, मतलब क्या मतलब है, आपने कैसे मान लिया मैं अध्यक्ष हूँ ऐसा? नहीं नहीं, ये तो कन्फर्म है। जी। मैं उन पत्रकार का भी नाम नहीं बताऊंगा जिन्होंने डीएम को ये फीड किया था कि ऐसा ऐसा हो गया। जी। अभी भी वो पत्रकार हैं। मैंने कहा अच्छा आप कहाँ हो? तो मैं अपने ऑफिस में हूँ, कोठी पे। मैं कहा आपको तो नहीं मैं कहने का, आप अपने किसी एडीएम को भेज दो। एडीएम थे गोड बोले, एडीएम एफ बोले मैं एडीएम साहब को भेज रहा हूँ। अब एडीएम साहब आए ऊपर, नीचे ऑफिस था पुरानी बिल्डिंग में, तुम बैठा था, पत्रकार मेरी बराबर में बैठे चाय पी रहे। तो गोड बोले जाए, मंगाई एडीएम साहब। बोले तो चाय पी रहे नहीं बैठे? उनका इनके भूत हैं, वो तो वहां नहर में डाल दिए हमने। मगर ये इनकी मम्मी बना रखी हमने। तो हंसने लगे वो। उन्होंने फोन किया जब ये मोबाइल आ गई थी 2007-8 में, उन्होंने मोबाइल से फोन किया जी। बोले सर ये तो चाय पी रहे अध्यक्ष जी के बराबर में। बिल्कुल उनके 5-7 थोड़ी बदतमीजी मेरे आने से पहले की वकीलों ने, मैं ये नहीं मना करता जी। और जो बिल्कुल चाय पी रहे उन्हें, वो पत्रकार सज्जन वहीं बैठे थे डीएम साहब के यहाँ तक, जिन्होंने कहा था मर्डर करके नहर में यहाँ डाल दिया नगला जी सिगरेट के बाद। बोले तो चाय पी रहे हैं बहुत आराम से बैठे हुए और कोई भी समस्या नहीं है, तो भाई तुम लोग ये भी कर दो जी। तो अब एक सवाल और आपने दे दिया है, अब आपका कार्यकाल चल रहा है,
अगर कोई ऐसी स्थिति आती है तो क्या फिर पत्रकारों को ऐसे ही बंद करा दोगे आप? हम बंद नहीं कराते, हम तो उन्हें बचावे हैं, लेकिन पत्रकारों को भी अपनी सीमा में रहना चाहिए, वकीलों को भी अपनी सीमा में रहना चाहिए। जी जो भी सीमा क्रॉस करेगा सीताहरण तभी होगा। जी। क्या आखिर में क्या मैसेज देना चाहोगे आप अपने चाहने वालों के लिए और अधिवक्ताओं के लिए? भाई मेरा तो एक ही है, जो हमारा संविधान कहता है, अपने अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों का भी पालन करो। जो जहां है उस ड्यूटी को निभा ले, चाहे अधिवक्ता हो, चाहे न्यायपालिका हो, चाहे कार्यपालिका हो, चाहे जनप्रतिनिधि हो, जी चाहे पत्रकार हो। जी अगर सब अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे तो कोई समस्या ही नहीं आवे। जी और जब हम अतिक्रमण करते हैं अपने अधिकार क्षेत्र में तो समस्या पैदा होती है। जी मैं कम से कम अतिक्रमण करने का पक्षधर नहीं हूँ। जी मैं अपनी सीमाओं के बाहर जाना नहीं, मैं अपनी सीमाएं समझता हूँ, उनके बाहर जाना मैं कभी ना उचित समझा, और ऊपर वाले से यही दरखास्त है, मुझे यो आगे भी ना बढ़ने दें। बहुत बहुत धन्यवाद, एक बार फिर आपको शुभकामनाएं। धन्यवाद बहुत बहुत आपका। तो हमारे साथ में प्रमोद त्यागी जी मौजूद थे। आज हमने इस इंटरव्यू में इनके जीवन के बारे में भी जाना है और राजनीतिक सफर के बारे में भी जाना है, और बेबाकी से अपने सभी सवालों का जवाब दे रहे थे।